हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोफाइट चैनल के अंदर। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले पिछली क्लास का रिवीजन थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली चीज भाई साहब, फिजिकल क्वांटिटीज तीन टाइप्स मैंने आपको बोले थे। टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, हटाओ। अपने पास बचा वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स आर दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते होने चाहिए। ठीक है ना। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्या कहते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हुए होना चाहिए। पिछली क्लास में बोला था मैंने ये चीज, ठीक है, तो इसलिए बार बार बोल दिया। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो टेंसर क्वांटिटीज है उनके पास भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। ऐसी क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती वो वेक्टर्स नहीं होती। समझ लो इस बात को। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी वही कहलाएगी जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ में ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो। क्या कंडीशन? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो करती हो। चल ठीक है, समझ लिया हमने। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है भाई साहब? स्केलर क्वांटिटीज अपने पास होती है ऐसी क्वांटिटी जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। लाइक एग्जांपल क्या होता है भाई साहब? अब वर्क होता है, इसका एग्जांपल एनर्जी। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या? डिस्टेंस होता है इसका एग्जांपल। अच्छा, अब एक चीज देखो, आपने कभी ध्यान दिया हो तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्केलर्स के अंदर जो है कभी कभी प्लस माइनस दिख जाता है हमें। किस में दिखता है? पोटेंशियल एनर्जी में दिखता है, एनर्जी वाले केसेस में दिखता है, वर्क के अंदर दिखता है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, नेगेटिव वर्क डन जो होता है, नेगेटिव वर्क डन जो होता है उसका क्या मतलब होता है? कि वर्क डन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। बताओ, प्लस माइनस क्या हमें वहां पे डायरेक्शन बता रही है? नहीं। क्यों? डायरेक्शन तो होती नहीं स्केलर क्वांटिटीज के पास। सही बात है, स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती, हमें पता है ये चीज। ठीक है ना। तो वर्क के पास माइनस और प्लस कहां से आया भाई साहब? ठीक है, फिर माइनस प्लस क्या कर रहा है स्केलर क्वांटिटीज के पास? ठीक है, और वेक्टर्स के पास प्लस माइनस क्या कर रहा है? ठीक है ना। अब फोर्स भी देखा होगा आपने, प्लस 5 आई क्या, माइनस 5 आई क्या, ठीक है ना, या माइनस 10 आई क्या, ऐसे। तो हमने क्या करा, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज दोनों के पास हमने प्लस माइनस देखा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस होता है? वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर प्लस माइनस का ये सिग्निफिकेंस होता है कि वो उसकी डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने पिछली बार बताया था कि जो अपने पास जो है डायरेक्शन दिखाने के जो है दो तरीके हैं। क्या क्या? यूनिट वेक्टर से दिखा लो या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बता दो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब मैं जो कंप्लीट करता हूँ उस बात को, सुनो। चार तरीके होते हैं। चार क्या तरीके, वो भी सुन लो। एक और तरीका भी है, ठीक है, बता रहा हूँ। आप देखो, अगर ये मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, ये मैंने एक वेक्टर लिया बी वेक्टर। ठीक है, इसको आप ऐसा मानो, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे। तो अपने पास इसका, इस पार्टिकल का मूवमेंट या इस बॉल, इसको एक बॉल समझो, इस बॉल का मूवमेंट कैसा होगा? ऐसा होगा। क्यों? इस पे एक राइट में भी फोर्स लग रहा है, ऊपर भी फोर्स लग रहा है, तो इसका कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स क्या आएगा अपने पास? ऐसा आएगा। एफ नेट लिख लो, और इसको एक काम करो, इसको F1 लिख लो, कंफ्यूज ही ना हो जाएगा। लो, F1 लिख लो, इसको F2 लिख लो। ओके, इतनी समझ में आई? ठीक है, ये होगा एफ नेट। अब इस, ये जो है इस F1 से भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा अल्फा, ऐसे ही कुछ F2 से भी एंगल बना रहा होगा बीटा। ठीक है, तो ये एफ नेट वेक्टर जो है, इसको पता है मैं लिख कैसे सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ नेट, यानी कि मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, लो। ठीक है, एफ नेट इज अल्फा डिग्री फ्रॉम F1 वेक्टर। ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाने का तरीका होगा, इज अल्फा डिग्री फ्रॉम F1 वेक्टर। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, इज बीटा डिग्री फ्रॉम F2 वेक्टर। ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे आप डायरेक्शन दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो हो गया एक तरीका। अब अभी हम जस्ट प्लस माइनस की बातें कर रहे थे, उसकी बात करेंगे। अब देखो भाई, प्लस माइनस की बातें करना है तो उससे पहले यूनिट वेक्टर का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। फिर से बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर में अगर हमारे पास प्लस आई क्या लिखा हो, इसका मतलब होता है वन यूनिट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे अगर माइनस आई कैप लिखा हो तो उसका मतलब होता है वन यूनिट इन नेगेटिव, नेगेटिव या फिर माइनस एक्स एक्सिस आप कह। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर जो है होता है। ऐसे ही आप जे कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस के कैप के लिए भी कर लेना, ऐसे ही। ठीक है, लिख लेना वन यूनिट यानी कि मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये एक बक्सा रखा मैंने। ठीक है, एक बॉक्स रखा, एम मास का बॉक्स है, ये जमीन पे पड़ा हुआ है। मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे की तरफ F1, एक फोर्स मैं लगा रहा हूं ऐसे की तरफ F2। तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हाँ होती है। इसकी वैल्यू मैं आपको पता क्या दे रहा हूँ? 5 न्यूटन दे रहा हूँ। और इसकी वैल्यू जो दे रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड बताया, भी मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। देखो भाई, तभी यहाँ पे मैंने ऊपर साइन भी नहीं लगाया ना, इसको बोल्ड किया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? 10 न्यूटन।
जाहिर सी बात है इस साइड मूव करेगा क्योंकि इस साइड फोर्स ज्यादा है, ठीक है, इस साइड मूव करेगा बॉक्स, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कॉमन। अच्छा एक मिनट रुको, अब देखो रेड से लिखते हैं थोड़ा सा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को आप बताओ F1 वेक्टर बताओ, F1 वेक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे 5 न्यूटन, इसके अलावा क्या करोगे वेक्टर बताना है ना, तो ये कौन से एक्सेस में है प्लस एक्स एक्सेस के अंदर है, क्या लिख दोगे आई कैप लिख दोगे, ठीक है। यहाँ से एक और चीज सुन लो, सबसे पहले यहाँ पे पूरा लिखोगे उसके बाद न्यूटन लगाना, ठीक है ना, ऐसे होता है। यही मैं आपसे बोल दूं F2 कैप बताओ, ठीक है। पहले एक और चीज को थोड़ा और खोल के लिखते देखना, 5 इंटू प्लस ऑफ आई कैप न्यूटन। अच्छा अगर F2 की बात चली जाए तो यहाँ पे भाई देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है तो क्या करोगे 10 इंटू माइनस का आई कैप, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। इसको सॉल्व करना जरा, तो सॉल्व लिखो, प्लस का 5 आई कैप आएगा न्यूटन, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 10 आई कैप न्यूटन। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास प्लस और माइनस आ गया है यहाँ पे, लेकिन प्लस माइनस का क्या मतलब है कि ये वाला फोर्स क्या कहते हैं कम और ये वाला फोर्स ज्यादा है, नहीं, यही गलती आप जो है करते हो और यही चीज नहीं करनी है। प्लस 5 आई कैप जो है वो ज्यादा नहीं है -10 से भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की बात चल रही है, वेक्टर की बात चल रही है। वेक्टर क्वांटिटीज में प्लस और माइनस ज्यादा या कम नहीं बताएंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि +5 इज मोर देन -5, ठीक है, या फिर +5 इज मोर देन -10, ठीक है ना, ये कहते हैं हम मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन फिजिक्स में वेक्टर्स के अंदर, वेक्टर्स की बात चल रही है, वेक्टर्स क्वांटिटी के अंदर अगर आपके पास प्लस माइनस गिवन है तो उसका मतलब कम या ज्यादा नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है डायरेक्शन होता है। और ऐसा मैंने आपको प्रूफ करा, देखो ये जो आई कैप है अपने साथ में माइनस को लेके आया है और ये खुद में एक डायरेक्शन शोइंग यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या करते हैं डायरेक्शन शो करते हैं, इसीलिए माइनस जो है डायरेक्शन की वजह से आया। तो इसलिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर प्लस और माइनस डायरेक्शन शो करेंगे, ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझा रहे। अच्छा वेक्टर की तो बात हो गई, स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज में क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लो भाई, खुद यहाँ पे देख सकते हो 10 न्यूटन, यहाँ पे -10 लिखा हुआ है। अगर आप अभी भी ये कह रहे हो, ये चीज कह रहे हो, तो फिर इस चीज को देख ले समझ लो आप, ठीक है, इस चीज को देख के समझ लो। क्यों, क्योंकि देखो भाई साहब अगर ये कह रहे हैं -10 और अब हम मैथमेटिक्स की तरह करके देखते हैं, इसको मैं कह रहा हूँ -10, इसको मैं कह रहा हूँ +5, तो 5 न्यूटन बड़ा हुआ, ठीक है ना, +5 बड़ा हुआ, -10 से +5 बड़ा होता है। हमें पता है नंबर लाइन जब हम बनाते हैं +5 बाद में आता है, -10 पहले आता है, छोटा होता है -10, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे करूं, एज्यूम कर रहा हूं, देखो तो इसके हिसाब से पता क्या होना चाहिए, इसको इस साइड मूव करना चाहिए, इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करना चाहिए इस बॉक्स को, लेकिन ये मूव क्या करेगा इस साइड मूव करेगा क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसीलिए ये चीज यहां से प्रूव होती है साफ साफ आपके सामने की प्लस एंड माइनस वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज एक और यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपके पास लिखा है F = 5 न्यूटन और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी का माइनस लगा, चाहे आई कैप हो जे कैप हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, हो मतलब सॉरी, अगर आई कैप जे कैप के कैप नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर माइनस लिखा हुआ तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है जिस चीज के, इसको रिस्पेक्ट में लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने ले लिया इस साइड को प्लस, ठीक है, अब मैं बता रहा हूं एक जो हम कहते हैं ना कि एक साइन कन्वेंशन, वो देख लो, इस साइड प्लस लेते हैं इस साइड माइनस लेते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं प्लेन पे चलते हैं वैसे ही चलना है, इस साइड माइनस इस साइड प्लस, ठीक है। अब अगर हमें बोला गया है कि एक बॉक्स के ऊपर जो है ऐसे फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो इस केस में पता है हम क्या करेंगे, और मैं एक और चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, ये लो, इसको मैं F2 कह रहा हूँ, इसको मैं F1 कह रहा हूँ, ठीक है। तो F1 को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, और F2 को ऐसे लिखूंगा, F2 वेक्टर को माइनस का 10 न्यूटन, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी माइनस, इसका माइनस का क्या मतलब हुआ, यहाँ ऑपोजिट इस साइड डायरेक्शन में, माइनस इस साइड, ठीक है ना, क्योंकि हमें बता रखा है कैसे फोर्स है कैसे फोर्स है, तो इसको दिखाने के लिए हम कैसे लिखते हैं -10 न्यूटन, माइनस शो कर रहा है डायरेक्शन को, प्लस शो कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक है, प्लस माइनस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन शो करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे समझा दिया। स्केलर क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं जल्दी से कि उसमें प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये मैंने लिया ग्राउंड, इससे मैं गया h हाइट पे या h1 हाइट पे गया, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, इसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, रेफरेंस, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी 0, U इज पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
यहाँ पे जो अपने पास u होगा, ऊपर की तरफ में जा रहे हैं ना पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस है, ठीक है। u इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, इसका मास है m g h, यही अगर मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ H2, यहाँ पे पता क्या बनेगा, माइनस का MgH2। और एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, H2 इज ग्रेटर देन H1, ठीक है, H2 इज ग्रेटर देन H1, ठीक है, H2 इज ग्रेटर देन H1, इसका मतलब माइनस MgH2 जो है, और अपने पास प्लस MgH1 जो है, यहाँ पे लिख लो चाहे तो प्लस लो, तो U1 ले रहा हूँ, उसको U2 ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप मेरे को एक चीज यहाँ पे बताना, ये है अपने पास U2, ये अपने पास U1, छोटी सी चीज पूछूंगा, बताओ किसका जो है अपने पास जो है स्केलर क्वांटिटी है, दोनों की दोनों, कौन सी, किसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है वो ज्यादा स्टोर हुई होगी, बताओ किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने, यानी कि माइनस वाला जो है कम ही होगा और प्लस वाला ज्यादा ही होगा, इसका मतलब MgH2, माइनस का MgH2 कम होगा प्लस के MgH1 से, चाहे H2 कितना भी बड़ा हो जाए H1 से, ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग गया तो ये इतनी कम होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर यही मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे को सिर्फ ये बताओ कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, चलो ठीक है ना, मैं आपसे कहूँ कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है, वैल्यू वो क्या है, ज्यादा है, कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। अब देखो भाई, इसके अंदर आपको ये नहीं कि प्लस माइनस को इंक्लूड नहीं करना, भाई साहब यहाँ पे भी आपको माइनस प्लस को इंक्लूड करना है, ठीक है ना, सेम वही आंसर है जो पीछे बताया, मैं सिर्फ उसको एक कंफ्यूज करने के वे में आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे को बताओ कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। भाई साहब U1 की वैल्यू भी ज्यादा है, क्योंकि प्लस MgH1 प्लस लगा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी में प्लस माइनस का मतलब कम या ज्यादा होता है। चीज समझ में आई, बढ़िया। एक और एग्जांपल देख लो, वर्क 1 इज इक्वल टू 5 जूल, वर्क 2 इज इक्वल टू 0 जूल एंड वर्क 3 इज इक्वल टू माइनस का 5 जूल, ठीक है। तो वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अब आप मेरे को बताओ कौन सा इसमें सबसे ज्यादा वर्क है, सबसे ज्यादा वर्क ये होगा, ठीक है, लिख देता हूँ 5 जूल सबसे ज्यादा होगा, इससे कम कौन सा होगा 0 जूल, इससे कम कौन सा होगा 5 जूल, माइनस का 5 जूल, सॉरी, ठीक है, माइनस का 5 जूल सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया, ये चीज समझ में ना भी आई हो तो वर्क एनर्जी पावर में समझ आ जाएगी, इस चीज से समझ लो कि स्केलर क्वांटिटी में ऐसे हम कम या ज्यादा जो है लेते हैं प्लस माइनस के हिसाब से, ठीक है, चलो समझा दिया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज पे चल लूं मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज क्या है अपने पास, डायरेक्शन तो मैंने बता दिया आपको, प्लस माइनस से भी डोनेट कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से भी डोनेट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज अपने पास क्या आ जाती है, अपने पास जो आएगी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स पिछली बार बताया था, थोड़ा कम में मैंने बता दिया था जल्दी से, तो यहाँ पे जो है इसको थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, देखना, ए वेक्टर लिख लो, बी वेक्टर लिख लो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ जो क्या कहते हैं अपने पास एंगल जो होगा यहाँ पे क्या होगा। पिछले लेक्चर में मैंने इतनी चीज तो बताई दी थी, टेल टू टेल, दो चीजें यहाँ लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, नोट्स में लिख लो, चाहे आप नोट करके लिख लेना कि एंगल इज थीटा, ठीक है, इफ लिख रहे हैं, इफ एंगल इज थीटा देन थीटा इज मस्ट बी स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 180 डिग्री और मस्ट बी बिगर देन और इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, और 180 डिग्री से हमेशा छोटा ही होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा जी, समझ गए। इसको चाहे तो आप अगर मैथ्स के बच्चे हो तो ये चीज समझ जाओगे, थीटा यहाँ पे लिख लो आप 0 डिग्री से 180 डिग्री, ठीक है, ये लो, ऐसे चाहे तो आप बना लो, ठीक है, रोस्टर फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, पर इसको चलो रहने दो, समझ नहीं आएगा अभी आपको ये चीज, ठीक है। अगर मैथ्स का बच्चा है कोई तो फिर ठीक, देख लो, दूसरी चीज देख लो, ठीक है। हाँ देखो, दूसरी चीज क्या आती है अपने पास कि टेल टू टेल ज्वाइन करना है, टेल टू टेल ज्वाइन, ठीक है, यानी कि इस साइड को टेल कहते हैं, पता है आपको, एरो हेड जो होता है उसको हेड कहते हैं, हमें इतनी चीज पता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो टेल टू टेल ज्वाइन करना है, कर दिया, इनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही अगर मैं कहूं, हमें ये चीज, ये वाला एंगल बता रखा है, ये वाला एंगल बोल रखा है हमें 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री वाला एंगल बोल रखा है। आप मेरे को बताओ इन दोनों के बीच के अंदर कितना एंगल होगा, 120 तो देखो नहीं होगा, 120 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, टेल टू टेल ज्वाइनिंग नहीं है, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल दे रखा है, तो कुछ मत करो, चाहे तो इसको आगे बढ़ा लो, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे ऐसे।
अब बताओ ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी एंगल पूरा अगर आप देखोगे तो 180 डिग्री बनेगा, जिसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, जिसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर का अगर हम यूज करते हुए निकालना चाहें, देख लो लीनियर पेयर मतलब ये पूरा 180 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री है। अगर ये 120 हुआ तो 180 से 120 हटा दोगे, 180 माइनस 120 करोगे तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। चीज समझ में आ गई? चलो जी, एंगल वाला यहाँ पे चक्कर खत्म हो जाता है अपने पास। चलो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एडिशन, ठीक है। एडिशन जो है ट्राइंगुलर लॉ जो है मैंने आपको पिछली बार बता दिया था, ठीक है। अब एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मैंने लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। उसको हमको देखो यूज कब करना है, मैं पहले तो बता दूं। यूज तब करेंगे जब हमारा वहां पे पाइथागोरस थ्योरम ना लग रही हो, या फिर जिसको हम हेड टेल मेथड कह रहे थे वो ना लग रहा हो, तब हम यूज करते हैं किसको, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले को। अच्छा समझ गए। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास थीटा एंगल आ गया तब उसको यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे कि ट्राइंगल लॉ से जो है हम उसको अगर प्रूफ कर सकते तो हम वो क्यों नहीं बता रहे, ठीक है। सुनो, ट्राइंगल लॉ से हम उस फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान, ठीक है। लेकिन मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ से करके दिखा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्कूल में भी आपको करवाएंगे, इसीलिए, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा ट्राइंगल लॉ से कैसे करते हैं, वो खुद कर लेना, ठीक है। चलो पैरेललोग्राम लॉ पे हम मूव कर रहे हैं। रिजल्टेंट कैसे बनता है, हाँ पिछली क्लास में बता चुका हूँ रिजल्टेंट कैसे बनता है। अगर एक देखो, एक फोर्स ऐसे है F1, एक फोर्स ऐसे है F2, तो अपने पास रिजल्टेंट कैसा बनेगा, मतलब कि रिजल्टेंट कैसे बनेगा, क्या क्या मतलब होता है। ये एक मिनट रुको, ये रहा, इसके ऊपर इधर भी फोर्स लग रहा है, ऊपर भी फोर्स लग रहा है, तो ये कुछ ऐसा मूव करेगा, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम कह रहे हैं, वो ऐसा लगेगा। समझ में आ रही है चीज? जब टेल टू टेल ज्वाइन कर रखे, देख रहे हो टेल टू टेल ज्वाइन हो रहा है सब कुछ है, तो ऐसा रिजल्टेंट बनेगा। चीज समझ में आई? आ गई होगी। अच्छा अब एक चीज देखना, इस F1 वेक्टर को यहाँ ले आता हूँ, ये लो, ये ट्राइंगल लॉ बन गया, ठीक है। अभी ट्राइंगल लॉ बन गया, रुको जरा मैं बंद कर दूँ। हाँ अब देखो ये ट्राइंगल लॉ बन गया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल लॉ बन गया, और जैसे जब मैंने पहले लिखा था ना, वो पता है किस चीज में आता है, वो आता है पैरेललोग्राम लॉ में। अब हम वो पढ़ने वाले। ट्राइंगल लॉ तो समझ में आ गया था आपको पिछले लेक्चर में, अच्छे से बहुत बताया मैंने, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इजी भी है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कुछ नहीं करना, एक वेक्टर ऐसे ले लो भाई साहब, इसको मैं बी वेक्टर कह रहा हूँ, एक वेक्टर ऐसे ले लो, ठीक है। एक और चीज, कॉम्यूटेटिव लॉ हमेशा याद रखना भाई साहब कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर हमेशा इक्वल होता है बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर के, दोनों का रिजल्टेंट सेम होता है, कोई फर्क नहीं आता। वो मैंने पिछले प्रूव कर दिया पिछली क्लास में, ठीक है। देखो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल होगा कुछ जिसको मैं थीटा कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप बता दो आराम से सकते हो कि ये होगा रिजल्टेंट, ठीक है। पर इस रिजल्टेंट की लेंथ कितनी लेंगे, इस रिजल्टेंट की लेंथ कितनी लेंगे, तो मैं अभी के लिए इतनी ले रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को ढूंढने के लिए मैं अभी बताऊंगा, आगे देखना क्या करना। नाम पैरेललोग्राम लॉ है तो कुछ पैरेललोग्राम से रिलेटेड आएगा, चलो उसका काम करते हैं। कुछ नहीं करना, इमेजिनरी लाइंस के थ्रू इमेजिनरी ही पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। मतलब ये करना है, ठीक है, ये करना, ये बन गया अपने पास इमेजिनरी पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके बढ़िया। अब यहां तक इस रिजल्टेंट का जो क्या कहते हैं लेंथ होगी, वो यहां तक लेके आना, ठीक है। ये लो, समझ में आ गया, मतलब इतनी लेंथ का आपको बनाना, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखो आर वेक्टर। अब एक छोटी सी बात जो 9th 10th में पढ़ी होगी आपने ये भी, ठीक है, देख लो, बता रहा हूँ जल्दी से। ये बड़ा होता है, एक मिनट रुको, सॉरी। अब एक चीज देखना, ये एक पैरेललोग्राम लॉ है, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ कह रहा हूँ, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये अगर लेंथ जो है a है तो ये वाली लेंथ भी a होगी, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये b है तो ये भी b होगी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, चीज समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, चलो समझ लिए, चलो ये तो ये भी तो ये भी, ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम लॉ है, इसके अंदर देखो भाई, LLGM के बारे में जिसको नहीं पता, मतलब पैरेललोग्राम लॉ के बारे में जिसको, सॉरी बार बार वही बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम के बारे में जिसको नहीं पता उसको भाई देख लो, यहाँ पे बहुत आसान यहाँ पे चीज में बता रहा हूँ, देख लेना। इतना भी पता हो तो अभी आपका काम चल जाएगा। देख लो, ये वाली जो साइड होगी ये इस साइड के पैरेलल होगी, क्या होगी, इस साइड के पैरेलल होगी, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नेमिंग कर लेते थोड़ी सी, उसे जल्दी समझ में आए, ठीक है। इसको A बोलता हूँ, इसको B, इसको C, इसको D। सबसे पहली चीज,
ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये हो गई पहली जो आपको मैंने बताई थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। दूसरी क्या बताई, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लिख लो, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। चीज समझ में आई इतनी? आ गई होगी, ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखते लो, यहां से मैंने कैसे इमेजिनरी लाइन बना ली है, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल मैं ले रहा हूँ थीटा डैश, ठीक है, और इस एंगल को मैं ले रहा हूँ थीटा। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी, जब भी एक ये लाइन है, समझ लो कुछ ए लाइन है ये कुछ बी लाइन है ऐसे, ठीक है, इनके बीच में जो है हमने ऐसे बना लिया, एक लाइन ऐसे जा रही है, सी कह लो इसको, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला थीटा, वो इस एंगल के इक्वल होता है, ये भी थीटा ही होता है, ठीक है, इसको मैं थीटा डैश कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ए इज पैरेलल टू बी, यानी ए वाली लाइन बी के पैरेलल है, ठीक है ना, ए वाली लाइन बी के पैरेलल है और एक स्ट्रेट लाइन है सी इनके बीच में, तो ये जो एंगल बन रहा होगा ना, वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल क्यों है, यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज भी देख लो, थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश। इसका रीजन क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इसका रीजन है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर यहाँ पे थीटा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा डैश, यानी कि यहाँ पे भी आप चाहे तो सिर्फ थीटा लिख लो। इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत है। चलो आगे बताया जाए। अब वापस आ रहे हैं, ठीक है, वापस आ रहे हैं। अब अगर एक और चीज सुन लो, अगर तो जिसको ये सारी चीजें पता थी, सीधा क्या कहते हैं आप यहाँ पे एडिशन वाली जगह पे आ जाएगा। ओके चलो, अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, जैसे वहां पे लाइन ड्रॉ करी थी ना इमेजिनरी आगे बढ़ानी थी, यहाँ पे भी बढ़ा लो। अब समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर यहाँ पे ये पूरा थीटा तो ये भी थीटा, लिख लो, ठीक है, लिख लिया आपने, ठीक है, समझदार हो। अब देखो दूसरी चीज, यहां से जो है आपको एक नीचे की तरफ में ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर लाइन गिरानी है, देखो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन आपने गिरानी। ओके, अब इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं थोड़ी सी ना, नहीं कंफ्यूज लेंगे। ए बी सी डी एंड ई। देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम हर जगह यूज होनी है, हमने पहले हेड टेल मेथड में भी उसका यूज किया जब 90 डिग्री था। अब यहाँ पे 90 डिग्री नहीं था, तो हमने 90 डिग्री करने के लिए जो है ये चीज करी है। समझ में आया, 90 डिग्री बनाने के लिए ट्राइंगल को हमने ये चीज कर ली, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, पता है क्या, आप कहोगे कि अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, ए सी डी ट्राइंगल लेंगे, हम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे, जो कि सही बात भी आपकी। लेकिन उसके लिए आपको पता क्या चाहिए, सी डी ढूंढना पड़ेगा और ई डी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को इतनी चीज पता है। देखो ए डी के अंदर जो है ए ई हमें पता है और ई डी नहीं पता है, ठीक है ना, ए ई पता है और ई डी नहीं पता है। ओके चलो ठीक है। अब जिसको पाइथागोरस वाली बात समझ ना आई हो, लिख रहा हूँ, देख लेना। एक चीज तो याद होगी कि मैंने बताया था, ये अगर एरो है, इसकी जो लेंथ होती है वो हमें मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है, या फिर किसी भी वेक्टर का, समझ लो ए वेक्टर था, ए वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड जो होगा इस ए वेक्टर का वो हमें लेंथ बताएगा इस एरो का। सिमिलरली आर वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस एरो का लेंथ बता देगा, तो यहाँ लिख लो आर, ठीक है। सिमिलरली इस वाले पे ये बी वेक्टर है तो इसकी लेंथ होगी बी, ये ए वेक्टर है तो इसकी लेंथ होगी ए। अब मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ के अंदर, सॉरी फिर से, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इस हिसाब से ए ई इज इक्वल टू बी सी, ए ई इज इक्वल टू बी सी। ए ई क्या है, ए है, तो बी सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, ओके, पता है हमें। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू ई सी या फिर सी ई, जो मर्जी है, ए बी इज इक्वल टू सी ई, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी ई। अच्छा, ये बी तो ये भी। चलो इतनी बात समझ में आ गई। आगे हमें फाइंड क्या करना है, सी डी और ई डी ढूंढना है, ठीक है ना, सी डी और ई डी ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे ढूंढेंगे, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे भी, ठीक है। आप ये पूछ सकते हो कि tan थीटा क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि sin थीटा cos थीटा तो मैं लूंगा ही। आप ये पूछ सकते हो tan थीटा क्यों नहीं यूज कर रहे, tan थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें CD और ED ढूंढना है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है, ठीक है। सबसे पहले मेंशन करो कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CED, CED, अंडरस्टैंड, इतनी चीज मेंशन कर ली, यानी इस ट्राइंगल की बात चल रही है, इस ट्राइंगल की,
ये वाली ट्रायंगल की। अच्छा समझ गए। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्यों ले रहे हैं भाई साहब, साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, साइन थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है, परपेंडिकुलर इज CD, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है ना, देखो ये वाला थीटा है, ये CD है। हाइपोटेन्यूज हमें पता है B है, देखो ये वाली हाइपोटेन्यूज है B हमें पता है, तो यहाँ से CD क्या आ जाएगा, B को इधर ले जाओ, B साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो भाई, CD वाली जगह पे लिख लो चाहे तो B साइन थीटा आ गया हमारे पास। सिमिलरली cos थीटा निकाल लो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है ये B, बेस क्या है ED, ठीक है, बेस क्या है ED, हाइपोटेन्यूज B है, ठीक है, तो यहाँ ED इज इक्वल टू आ जाएगा B cos थीटा, B इधर लेके जाओ इंटू जाता है, ठीक है, फिर B cos थीटा। चलो मैं अभी क्या कहते हैं मान रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा हूँ, क्योंकि काफी डिटेल में बता रहा हूँ मैं, कोई ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा। ठीक है, देखो भाई इतनी समझ में आ गई, ये निकल गया, ये निकल गया। अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जो हम पहले सोच रहे थे पाइथागोरस थ्योरम, जो उस टाइम जिस आपको अगर ना समझ में आई हो तो अभी बता रहा हूँ फिर से देखो। इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, ए ओहो छोटा वाले से ले रखा हमने, हाँ ACD, ओके, अप्लाई पाइथागोरस। ये बहुत अच्छी थ्योरम है मेरे हिसाब से, जो आपको यूज करनी चाहिए और होगी भी। ठीक है, चलो पाइथागोरस में क्या होता है भाई साहब, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगी, देखो भाई ACD ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज ये होगी, ये वाली हाइपोटेन्यूज होगी, सिंपल लिख लो भाई, r का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा, ACD के अंदर परपेंडिकुलर ये होगा CD, क्योंकि अब इस बार ये वाला एंगल लेंगे थीटा। ओके, अच्छा देखो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, सॉरी ये वाला एंगल नहीं लेंगे, मैं यहाँ पे गलती कर ली, ये पूरा एंगल थीटा है, तो इसके अंदर जो ये वाला जो एंगल है हमें अभी नहीं पता, इसको मैं अल्फा कह रहा हूँ कुछ, ठीक है, इसको कुछ अल्फा कह रहा हूँ मैं अभी। ओके, इन ट्रायंगल ACD उसमें ये अल्फा है और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमें दिख गया ना, इसका हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ओके, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज इज AC लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। ओके, आज स्क्वायर हमने लिख लिया। परपेंडिकुलर चाहिए, देखो भाई ये अल्फा एंगल है ACD के अंदर, अल्फा के सामने वाला भाई साहब ये रहा, इसको हम हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, ठीक है, इसको हम हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ले लिया, सॉरी क्या कह रहा हूँ, ACD ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री अल्फा है। ओके, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं, r का स्क्वायर इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या ढूंढना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए। ACD ट्रायंगल के अंदर जो है परपेंडिकुलर अपने पास क्या आ जाता है, CD इज परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CD का स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या फिर b साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो b साइन थीटा का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, चाहे तो सॉल्व करके लिख लो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। ओके, प्लस में बेस पे आ जाओ, अब ये क्या बच गया, ये यूज हो चुकी है, ये यूज हो चुकी है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, बचा बेस इज AD क्या है, AD क्या है, AE प्लस में ED, ठीक है, AE प्लस में ED, तो यहाँ पे लिख लो अब AE क्या चीज है, A है, AE इज A, ठीक है, बड़ा वाला है। ओके, A प्लस में ED क्या है, B cos थीटा लिख लो यहाँ पे, ठीक है, तो अपने पास AD आ चुका है, ये जो अभी मैंने मार्क कर दिया इसको उसमें डाल दिया रेक्टेंगल के अंदर, ये अपने पास AD है जो कि बेस है, बेस का स्क्वायर करना है तो इस होल का स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है, इस होल का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं इस चीज को भी, A प्लस में B cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इतनी समझ में आई, तो आगे बताता हूँ। चलो एक सेकंड, दूसरा पेपर मार कर ले लिया। हाँ, r का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप ले लो यहाँ पे b का स्क्वायर होएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा साथ में, ये b का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस में a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा गया। यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स, ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पे, देख लो, x प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2x, ये चीज याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये x माइनस वाई लिखा हो ऐसे, x माइनस का वाई
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2xy, या माइनस आता है या प्लस आता है, बस यही बात। चलो आगे का जो है, अब इस चीज को नोट कर लेना, इसलिए इसको क्या कहते हैं रेड से लिख दिया, नोट करिए, ठीक है, ये लो नोट कर लिया, मिटाऊंगा अभी आगे। अब x क्या है अपने पास, a है, और y क्या है यहाँ पे लिख भी देता हूँ, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो सबसे पहले भाई साहब x का स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहाँ पे a का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में b cos थीटा, y का स्क्वायर लिखना, देख लो y का स्क्वायर इसका मतलब b cos थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो भाई साहब b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 इंटू x, x इज a, ये लिखो, इंटू y, y इज b cos थीटा, नहीं तो b cos थीटा, ठीक है। अब नीचे का सारा कुछ हटा रहा हूँ भाई साहब, देख लो ये भी यहाँ तक, ये क्या कहते हैं, हाँ ये पूरा हटा दो, सही, इतनी चीज समझ में आ गई ना। अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ आपको इसी के अंदर अरेंजमेंट करते हुए काम अपना करना है। क्या करोगे देखते रहो, सॉरी फिर से ला लिया है मैं, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाना, ए स्क्वायर को इधर ले आना, लो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab cos थीटा, खत्म होने लग गई। चलो भाई अभी कर लेता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को अब हम कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं, चलो ले लो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को लेंगे कॉमन, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे को लग नहीं रहा जिससे आगे का क्या कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम तक पहुंच पाएंगे सब्ट्रैक्शन वाली जगह, चलो कोई नहीं, जितना होता है उतना पहले करते हैं अच्छे समझाने को, ठीक है। 2ab cos थीटा, अब देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा क्या आएगा 1 आएगा, हमें पता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, नहीं पढ़ी तो जाओ देखो जाके, ठीक है, 10th में भी थी। तो यहाँ पे सीधा सीधा 1 लिख लो, तो यहाँ पे अगर आप 1 लिखते हो तो बी स्क्वायर इंटू 1 इज बी स्क्वायर ही बचता है, तो इसलिए अब आप इसको सीधा सीधा ऐसे नहीं लिख सकते, इस 2 प्लस 2ab cos थीटा को करेगा, प्लस 2ab cos थीटा को ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अपने पास अब क्या आ रहा है, स्क्वायर को इधर लेके जाओगे अंडर रूट लग जाएगा, पता है ना, स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो अंडर रूट लग जाता है यार। तो अब मेरे को बताना है, ये पिछली क्लास के लास्ट में बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला बताया था, क्या ये वही है? आप कहोगे हाँ तो बिल्कुल सही, नहीं कहोगे तो गलत बात है। लो वही है फॉर्मूला, तो देख लो, ठीक है। पूरी डेरिवेशन मैंने बता दिया, अब इसको हटा रहा हूँ, डेरिवेशन को कोई जरूरत नहीं लग रही अब इसकी मेरे को। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, और रखना ही है, भूल तो सकते ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, हम डायरेक्शन बता सकते हैं एंगल्स का यूज करते हुए, तो मैं यहाँ पे अल्फा फाइंड करने वाला हूँ, अल्फा फाइंड करने वाला हूँ। अल्फा फाइंड करने का कुछ नहीं करना भाई साहब, देखो क्या करोगे आप, ये ले लो, इन ट्रायंगल ACD, एक सेकंड नॉइज है, हाँ देखो इन ट्रायंगल ACD हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अब एक चीज देखना, अगर आप क्या हो गया मेरे को कि मैं इस R के थ्रू, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, या तो साइन थीटा यूज कर लो, cos थीटा यूज कर लो, सॉरी साइन अल्फा यूज कर लो, या cos अल्फा यूज कर लो, या tan अल्फा यूज कर लो, ठीक है। या साइन अल्फा cos अल्फा tan अल्फा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अल्फा ही फाइंड कर रहा हूँ, इसमें ट्रायंगल भी ACD ली है, ठीक है ना, समझ में आ गई इतनी चीज, ACD ली क्योंकि मेरे को अल्फा फाइंड करना है, ओके। चलो अब एक बात सुनो, साइन अल्फा लेते हो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आता है, हाइपोटेन्यूज देख सकते हो ना, उसका फॉर्मूला कितना बड़ा आ रहा है, दिख गया, चलो ठीक है। cos अल्फा में भी हाइपोटेन्यूज आता है, इतना बड़ा फॉर्मूला ले लो भाई, आपकी मर्जी, आपको करना करो, ठीक है, कोई फायदा, ठीक है। tan अल्फा उसके अंदर आता है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला देख रहे हो, पता है कितने आसान है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, और ये a प्लस में b cos थीटा, ये अपने पास जो है क्या है, बेस है, ठीक है। तो देख रहे हो इतना सा और ये इतना सा, और यहाँ पे इतना बड़ा था, ठीक है। तो आप खुद देख लो आपको क्या लेना चाहिए, समझदार हो, tan अल्फा लोगे इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ले लो भाई, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाय बेस होता है b sin थीटा, लिखो, लिख लिया। फिर आप लिखो भाई साहब a प्लस में b cos थीटा, लिख लिया, ठीक है। अब चाहे तो अल्फा इज इक्वल टू आप tan इनवर्स, यानी tan की पावर -1 करके इधर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स करके लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिख सकते हो, देखिए tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन में a प्लस में b cos थीटा, ठीक है। ऐसे चाहे तो लिख लो, नहीं तो बस आपको मैंने कर दिया है, बस ये चीज याद रखनी है, और ठीक है, एंगल निकालने का तरीका है अल्फा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो एक बार, फिर मैं आगे बता दूं, कर लिया होगा, चलो। अब ट्रायंगल लॉ से मैं आपको प्रूफ करने का बता देता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा उसके आगे क्या कहते हैं आज कर पाएंगे, क्योंकि शायद टाइम की थोड़ी दिक्कत पड़ जाएगी और स्टोरेज की दिक्कत पड़ जाएगी। चल देखता हूँ मैं अभी, ठीक है, ये करो पहले,
ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या होता है भाई साहब, ये अगर ए वेक्टर है तो इसी से इसके जो हेड से है सेकंड वेक्टर जो होगा उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे जुड़ती है, मैंने बता दिया था, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल पे जोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल जुड़ेगी और सेकंड वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड जुड़ेगा, तो ये आएगा, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, देखते रहो, इसको बी वेक्टर लिख लो ऐसे। यहाँ पे आपने करना क्या, छोटी सी चीज करनी है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी कि यहाँ से अगर मैं एक आगे लाइन खींचूंगा तो ये जो एंगल होगा इसको मैं थीटा कह सकता हूँ, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कह सकता हूँ, हाँ कह सकता हूँ। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इसको मैं कह सकता हूँ, हाँ कह सकता हूँ। क्यों, ए वेक्टर को आगे खींचोगे तो यही तो बनेगा, टेल टू टेल ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे यही थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा कर लिया। अब यहाँ से क्या करो, एक नीचे की तरफ परपेंडिकुलर गिरा लो, इतना कर लिया, कर लिया। अब आप जब सॉल्व करोगे यहाँ पे अपने पास आएगा बी साइन थीटा, यहाँ अपने पास आएगा बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइंड करना क्या चाहते हैं, हम रिजल्टेंट ढूंढना चाहते हैं, ये ढूंढना चाहते हैं, तो क्या करोगे, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर लिख लो, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस इज ए प्लस में बी कॉस थीटा, ए प्लस में बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये मैं पीछे आपको करके दिखा चुका हूँ, अब इसको आप फर्दर डराइव कर लेना। मैं एक बार देख लेता हूँ कितना टाइम लिमिट पे क्या कहते हैं, अभी इफेक्ट तो नहीं हुई, फिर नहीं तो मैं आगे का बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लो आप। हाँ देखो, है अभी अपने पास 5-6 मिनट है, तो मैं जल्दी से बताऊंगा, देखना जरा, ठीक है। कुछ नहीं, अब हम बताने क्या वाला हूँ आपसे कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए दो वेक्टर्स का, जैसे कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है थीटा, और मैं कह रहा हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपल ए ही लिख लेता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको मैं ए लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे रिजल्टेंट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, इतनी सी आएगी, हाँ समझ के आएगा, ठीक है। थोड़ी इनका अपना पड़ गया, जल्दी करते हैं। आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर लिख लो। अब देखो भाई, इसको जो है ए लिख सकते हैं, इसको भी ए लिख सकते हैं, तो ए को तो भाई ए लिखा ही हुआ ऑलरेडी, ठीक है। ऐसे अब बी को भी क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ऐसे चाहे तो इसको ये कर लो, ऐसे कर लो, देखो ऐसे कर लो, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लिखा है, सिर्फ ए लिख दिया, सिर्फ बी लिख दिया, ये मैग्नीट्यूड ही है, और इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर रहेगा, बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, तो ए का स्क्वायर यहाँ लिख लो प्लस में 2a, फिर से भाई साहब बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा आ जाएगा। तो अपने पास आएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर cos थीटा। समझ में आई इतनी चीज, अंडर रूट लगा लो, ठीक है। आर इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे अपने पास आर इज इक्वल टू पता क्या लिख सकते हैं, इस a स्क्वायर को जो है मैं चाहूं तो यहाँ से पता क्या करूंगा, 2a स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ, ले लेते हैं, 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस में अपने पास आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन लेना, 1 प्लस में cos थीटा आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, क्या ये मैंने सही लिखा है, हाँ जी सही लिखा है। 2a स्क्वायर यहाँ पे भी 2a स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया, 2a स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस में cos थीटा आ गया। अच्छा ठीक है जी, समझ गए। अब यहाँ पे पता मैं क्या लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट में 2a का स्क्वायर, और एक और चीज यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस में cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ये होता है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा रखा है, देख लो जल्दी, इसको नोट कर लो ताकि मैं आगे बता सकूं। तो 1 प्लस cos थीटा वाली जगह पे इसको लिख लो, यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो भाई ये 2 4 हो जाएगा, लिख लो 4 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। छोटी सी एक चीज पूछना चाहता हूँ, 4 जो है उसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि वो 2 का स्क्वायर ही है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, तो सीधे सीधे 2 को बाहर ले लो भाई पहले, फिर a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है यानी a इंटू ए, सो a को बाहर लो फिर आप, ठीक है, 2a आ गया। जब भी देखो एक चीज लिख रहा हूँ, a स्क्वायर अगर लिखा और अंडर रूट लगा रखा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में, ऐसे अगर 2 का स्क्वायर लिखा या फिर 4 लिखा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, इसको आप 2 लिख सकते हो। अंडरस्टैंड, इतनी समझ में कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको बेसिक में ये चीज भी बताई हुई, ठीक है ना। देख लो ऐसे मैं यहाँ पे लिख दिया, तो 2a अब cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का क्या मतलब होता है कि इसमें cos थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग हो रखी है, तो सिर्फ cos थीटा बाय 2 बाहर निकाल लो, आ गया। तो अपने पास क्या आ रहा है रिजल्टेंट, ये आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है, एक लिख दूं मार्कर, रेड वाला मार्कर आ गया, ये एक सेकंड ये चलो इसको याद रखना है,
ठीक है, इसको याद रखना है, यही है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं। एक और चीज, इसी के कल मैं केस बताऊंगा, जैसे 30 अपना 60 डिग्री वाला, 120 डिग्री वाला, ऐसे केसेस बताऊंगा। इसके बाद 0 डिग्री वाला भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, आपके पास आधा मिनट है, तो मैं नेक्स्ट चीज का फिर देखता हूँ बताना कि नहीं। हो गया होगा अब तक, चलो ठीक है। अब सही, अब नेक्स्ट चीज तो मैं बताने वाला हूँ सब्ट्रैक्शन। चलो बता देता हूँ, कोई नहीं। हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम एक चीज पहले सुन लो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कुछ नहीं होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसलिए देख लो भाई, ए वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी, एक चीज मैंने बताई थी, माइनस का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन होता है। वेक्टर्स के अंदर माइनस का मतलब डायरेक्शन। अब माइनस बी वेक्टर लिखा है, इसका मतलब पता क्या हुआ? अगर बी वेक्टर ऐसे है ना, प्लस का बी वेक्टर ऐसे है, तो माइनस बी वेक्टर ऐसे होगा। इतनी चीज समझ में आ गई? आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, मेरे पास ए वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। ठीक है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा, ये मेरे को आप बताओ। मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ सब कुछ, इस चीज से आपको अगर समझ में आई ये चीज, तो मैं आगे का मैं पूछ रहा हूँ। आप मेरे को बताओ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्या होगा? मैंने आपको ये दे रखा है। ठीक है, आप कहोगे ये होगा, आप कहोगे ये होगा, ये ए वेक्टर, ये माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, और ये पता क्या आएगा अपने पास? ये थीटा है, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा 180 माइनस थीटा। पता है, ये चीज तो पता ही होगी भाई साहब। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से चाहे तो मैं ऐसे बी वेक्टर बना लेता हूँ, बी वेक्टर भी बना दिया, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा लीनियर पेयर था क्योंकि। ठीक है, अब इस चीज को हटा, इस चीज को हटा। ओके, अब एक चीज देखना भाई साहब, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी आप मॉड के अंदर -1 लिखते हो तो उसका मतलब 1 ही होता है, ऐसा +1 आएगा। क्यों? कभी भी मॉड के अंदर लिखी हुई चीज जो है माइनस को हटा देगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें। ओके, ठीक है, हम समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे अब मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूँ, देखते रहना। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैं बी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ बी ले लीजिए, चलो ठीक। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको बी लिख सकता हूँ, इसको ए लिख सकता हूँ। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? आ गया। नेक्स्ट चीज देखो, अब क्या करेंगे हम लिखेंगे रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट। और ये रिजल्टेंट पता है किसका है? ये रिजल्टेंट पता है किसका? इसका रिजल्टेंट चल रहा है, इसका रिजल्टेंट चल रहा है माइनस ऑफ बी वेक्टर। ऐसे कर लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, इसका रिजल्टेंट चल रहा है, देखो, ए वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? वो चीज सुनो, वो चीज सुनो, क्या होगा देखो भाई। ए का स्क्वायर सबसे पहले, प्लस में बी का स्क्वायर आएगा, समझ गए, प्लस में अपने पास आएगा 2ab cos 180 माइनस थीटा। अब यहां से एक चीज याद आ जानी चाहिए आपको कि 180 माइनस थीटा, जब भी cos 180 माइनस थीटा लिखा हो, 180 आ गया तो इसका फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos ही आएगा आंसर, cos थीटा में ही आंसर आएगा। ठीक है ना, अच्छा 180 लिखा हुआ आ गया अपने पास, यहाँ पे जो है 180, तो यहाँ पे हम ऐसे बना के आप चाहे तो देख लो कि 180 माइनस थीटा, यानी कि इस वाले एरिया में यहाँ पे क्या होता है, ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव, और कॉस थीटा यहाँ पे कैसा होगा, इसका मतलब नेगेटिव है। ठीक है ना, कॉस थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ माइनस कॉस थीटा आएगा। तो इस चीज को मैं माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस माइनस को हटा के यहाँ लगा रहा हूँ और 2ab यहाँ लिख रहा हूँ। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा, तो इसका आंसर ये आता है, ये आता है इसका आंसर। और इसको मैं रेड पेन से अब मार्क कर रहा हूँ, देखते रहना। आपको अगर करना है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू, आप इसका जो रिजल्टेंट, हाँ एक और चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक और चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, इज इक्वल्स टू आर का वेक्टर। ठीक है, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ रहा है अपने पास? ये आ रहा है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा। देख रहे हो माइनस आ गया यहाँ पे, 2ab cos थीटा। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है,
नॉर्मली क्या होता है जब हम a वेक्टर प्लस में b वेक्टर करते हैं तब क्या होता है, यहाँ प्लस 2ab cos थीटा आता है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस आया, क्यों? क्योंकि यहाँ 180 माइनस थीटा लिया गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल 180 माइनस थीटा लिया गया। अच्छा यही अगर हमें ये वाला एंगल दिया होता थीटा, यही वाला एंगल समझ लो हमें थीटा डैश दे रखा है, तो क्या करोगे, यहाँ प्लस लगाना और यहाँ थीटा डैश लिख देना, ठीक है, समझ में आ गई। अगर हमें ये एंगल दिया हो, माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का ही एंगल दे रखा हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे थीटा डैश को लिख देंगे और यहाँ प्लस लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहीं दे रखा, हमें क्या दिया हुआ, देखो हमें ये दिया हुआ था थीटा, ठीक है, ये ए वेक्टर ले लो, इसको बी वेक्टर ले लो, ओके, हमें ये थीटा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलो ये वाली एक बार यहाँ पे ये कर लेता हूँ, हटा रहा हूँ नीचे का सब कुछ हटा रहा हूँ, फिर से बता रहे हैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये कब होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, कब होगा, जब ऐसा है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये थीटा है, ठीक है, ये माइनस बी वेक्टर है, ये आएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन इन कंडीशन के लिए यूज होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है ये है माइनस बी वेक्टर और ये अपने पास जो है ये है ए वेक्टर और हमें बोला गया कि ये है थीटा डैश, ये है बी वेक्टर, ये है थीटा, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमें क्या है, हमें पता है माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता है, तो यहाँ पे हम पता क्या करेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा डैश, थीटा डैश cos थीटा डैश प्लस आएगा क्योंकि हम यही वाला एंगल ले रहे हैं। यही अगर हमने 180 माइनस थीटा लेते हैं, यानी कि हमको ये वाला अगर गिवन है, बता रहा हूं फिर से, देखो अगर हमें ये वाला एंगल गिवन है तो ये लगाओ, ठीक है, अगर हमें ये वाला एंगल गिवन है तो ये लगाओ, इसको हटाइए, हमें गिवन ही नहीं है, छोड़ो, ये वाला गिवन है तो ये लगाओ और ये वाला गिवन है तो ये लगाओ, ओके, समझ में आ गई, आ गया, चलो बस यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार इसको कल फिर से रिपीट करूंगा आगे, ठीक है। थैंक यू, आपने पूरे लेक्चर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अगर कोई ना समझ में आई हो, मैंने सारी चीज बता दी है, बेसिक्स जरूर करके आना, उससे पहले पढ़ने का मेरे हिसाब से फायदा नहीं है आगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, बाय।